विरासत के नेता से विचार के नेता बनते राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत की राजनीति का शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला राजनीतिक नाम। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अभी भी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत के नेता हैं, या पिछले 2 वर्षों में उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बना ली है। एक ऐसी पहचान जो जाति की बात करती है, जातिगत शोषण की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बात करती है, पीड़ित के साथ खड़े होने की कोशिश करती है और अब पुणे में युवतियों के बीच खड़े होकर कहती है, महिला किसी पिता, पति या बेटे की संपत्ति नहीं है, वह स्वयं की है। और इसके लिए राहुल गांधी सीधे मनुस्मृति और प्रतिसत्तात्मक सोच को चुनौती देते हैं। तो क्या पुणे का यह कार्यक्रम राहुल गांधी की राजनीति में एक और मुद्दा जोड़ने भर की घटना है, या यह उस राहुल गांधी के बनने का संकेत है जो विरासत में मिली राजनीति से आगे बढ़कर अपने विचार का नेता बनना चाहता है? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज इसी पर बात करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति को अगर पिछले 2 वर्षों के संदर्भ में देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, उन्होंने अपनी राजनीति को धीरे धीरे कुछ मूल सवालों के आसपास केंद्रित कर दिया है, जिसमें है जाति, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, गरीबी और संविधान, और आम आदमी की हिस्सेदारी। जाति जनगणना उनकी राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनी। 2024 में उन्होंने लगातार यह सवाल उठाया कि देश की आबादी के बड़े हिस्से की सत्ता और संस्थानों में हिस्सेदारी कितनी है। बाद में केंद्र ने आगामी जनगणना में जाति की गणना शामिल करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में पहला कदम बताया। लेकिन महत्वपूर्ण बात केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह राजनीति को किस नजरिए से देख रहे हैं। उनका सवाल है, सत्ता में कौन है, निर्णय कौन करता है, संसाधनों में किसकी हिस्सेदारी है और किन लोगों को व्यवस्था से बाहर रखा गया है। यहीं से राहुल गांधी की राजनीति में एक वैचारिक रेखा दिखाई देने लगती है। कांग्रेस की गलतियों को स्वीकार करने वाले नेता। राहुल गांधी की राजनीति का एक और पहलू ध्यान देने लायक है। उन्होंने कई बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने पिछड़ों और ओबीसी के सवालों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा और इसी वजह से भाजपा के लिए राजनीतिक जगह बनी है। 2025 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस ओबीसी के मुद्दों को समझने में पीछे रही और पार्टी अब जातिगत जनगणना के सवाल को आगे बढ़ाएगी। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक दल अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी की कमियों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाने लगे हैं और उन्हें कांग्रेस की पारंपरिक नेताओं से अलग करता है। यह उन्हें कांग्रेस के पारंपरिक नेताओं से अलग करता है और शायद यही वह जगह है जहां एक व्यक्ति अपने परिवार और अपनी पार्टी की विरासत से अलग अपना राजनीतिक व्यक्तित्व बनाना शुरू करता है। वह केवल ओबीसी नहीं बल्कि दलित यानी कि बहुजन समाज की बात करते हैं। अब आता है पुणे। पुणे में कार्यक्रम था छात्रों की गूंज, लेकिन इस बार इसकी खासियत थी कार्यक्रम को युवतियों और महिलाओं के लिए केंद्रित किया गया था। हजारों छात्राएं और युवा महिलाएं वहां पहुंची। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और अपने भविष्य से जुड़े सवाल उठाए और राहुल गांधी ने इस मंच से जो बात कही वह उनकी अब तक की सामाजिक न्याय की राजनीति में एक नया विस्तार जोड़ती है। उन्होंने कहा, महिलाएं किसी पिता, पति या बेटे की संपत्ति नहीं है, वह स्वयं की हैं। और उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करने वाली धारणा को शर्मनाक बताया। यह सिर्फ महिला अधिकार की बात
क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए, राहुल गांधी की जाति की राजनीति और पुणे में महिला अधिकार की राजनीति अलग अलग मुद्दे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक साझा प्रश्न है, क्या जन्म व्यक्ति की नियति तय करेगा? जाति के मामले में अगर कोई व्यक्ति किसी खास जाति में पैदा हुआ है तो क्या उसके जन्म से ही उसका सामाजिक दर्जा तय हो जाएगा? और महिला के मामले में अगर कोई लड़की पैदा हुई है तो क्या उसके पिता, पति या पुत्र को उसके जीवन पर अधिकार मिल जाएगा? राहुल गांधी दोनों सवालों का उत्तर एक ही दिशा में देते दिखाई देते हैं। वह उत्तर है नहीं। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र पहचान है। उनका कहने का मतलब ये है। मनुस्मृति का सवाल। अब यहाँ एक सावधानी जरूरी है। मनुस्मृति पर बहस को हिंदू धर्म बनाम हिंदू धर्म विरोध की बहस बना देना इस पूरे विमर्श को छोटा कर देगा। उनके विपक्षी शायद इसे उस दिशा में ले जाएं, लेकिन असल सवाल सामाजिक व्यवस्था का है। मनुस्मृति में स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर ऐसे प्रावधान हैं जिनकी आधुनिक समानता के दृष्टिकोण से तीखी आलोचना की जाती रही है। राहुल गांधी ने पुणे में इसी सामाजिक मानसिकता को निशाना बनाया। उनका तर्क यह था कि महिला को बेटी, पत्नी या मां जैसी भूमिकाओं में सीमित करने के बजाय उसे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी बहस का मूल सवाल यह है, क्या महिला पहले किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, या सबसे पहले स्वयं एक व्यक्ति है? आधुनिक संविधान का उत्तर है कि वह स्वतंत्र नागरिक है। युवतियों को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है? पुणे के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है, राहुल गांधी ने यह बात किसी बंद कमरे में बैठे पार्टी नेताओं से नहीं कही है। उन्होंने यह बात युवतियों के बीच कही। क्यों? क्योंकि भारत की युवा महिला बदल रही है। वह पूछ रही है, मैं क्यों पढ़ूं, कहाँ नौकरी करूं, किससे शादी करूं, शादी करूं भी या नहीं, अपना पैसे कैसे खर्च करूं, अपने जीवन के फैसले कौन करेगा, और राजनीति में मेरी जगह कहाँ है? यह केवल सवाल महिला सुरक्षा का नहीं है, यह सवाल स्वायत्तता का है। और पुणे में राहुल गांधी ने इसी स्वायत्तता की भाषा चुनी। कार्यक्रम में छात्राओं ने रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उठाए। एक आदिवासी छात्रा ने छात्रावास और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने रखी, जिस पर राहुल गांधी ने उसके संघर्ष में साथ देने की पेशकश की। यानी मंच पर महिला केवल सुनने वाली नहीं थी, वह सवाल पूछ रही थी, अपनी समस्या बता रही थी, और यही राजनीति का बदलता रूप है। क्या पुरानी पीढ़ी की महिलाएं इसे नहीं समझेंगी? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। क्या यह राजनीति केवल युवतियों के लिए है? क्या ज्यादा उम्र की महिलाएं इसे नहीं समझेंगी? मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। उम्र और धार्मिकता किसी व्यक्ति की राजनीतिक समझ तय नहीं करती, बल्कि कई बार जिस महिला ने जीवन भर धार्मिक, आर्थिक निर्भरता, पारिवारिक दबाव या सामाजिक नियंत्रण झेला है, वह स्वतंत्रता के सवाल को नई पीढ़ी से भी ज्यादा गहराई से समझ सकती है। अंतर पीढ़ी के अनुभव का है। पुरानी पीढ़ी ने कई बार सीखा, परिवार बचाना है, समझौता करना है, समाज क्या कहेगा इसका ध्यान रखना है। नई पीढ़ी पूछ रही है, परिवार भी रहेगा और मेरी स्वतंत्रता भी क्यों नहीं रहेगी? यह टकराव धर्म बनाम आधुनिकता का होना जरूरी नहीं है। एक धार्मिक महिला भी कह सकती है, मेरी आस्था मेरी है, लेकिन मेरा जीवन भी मेरा है। यही वह महीन अंतर है जिसे राजनीति को समझना होगा। राहुल गांधी की अपनी सबसे बड़ी चुनौती। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के लिए यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा जन्म से मिला है। वह नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। उन्हें राजनीति की वह जमीन विरासत में मिली है जिसके लिए सामान्य
राजनीतिक कार्यकर्ता को दशकों संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह विरासत के नेता बने रहेंगे या विचार के नेता बनेंगे। और यहाँ एक ऐतिहासिक विरोधाभास भी है। राहुल गांधी जिस राजनीति की बात कर रहे हैं उसका मूल आग्रह है जन्म से मिली पहचान मनुष्य की अंतिम पहचान नहीं होनी चाहिए। तो यह कसौटी उन पर भी लागू होगी। उनका परिवार उनकी शुरुआत हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक वैधता उनके विचार और काम से बननी होगी। क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? पिछले 2 वर्षों की उनकी राजनीति को देखें तो कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। वह आम लोगों के बीच जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, जाति जनगणना की बात को लगातार उठाते हैं, सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाते हैं और अपनी पार्टी की पिछली कमियों को भी स्वीकार करते हैं। जाति जनगणना को लेकर उनकी राजनीति इतनी लगातार रही कि 2025 में केंद्र के निर्णय के बाद उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक मुहिम की सफलता के रूप में भी पेश किया। इससे उनकी राजनीति में एक नया तत्व आया है, प्रतिरोध के साथ आत्मलोचना, और यह किसी भी राजनीतिक विचार को गंभीर बनाता है। जंतर मंतर और पुणे को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ आरक्षण हटाओ आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का सामाजिक न्याय और महिला अधिकार का विमर्श। एक कहता है जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, दूसरा कहता है जातिगत असमानता को पहचानना जरूरी है। एक कहता है आर्थिक आधार देखिए, दूसरा पूछता है सामाजिक पिछड़ापन और ऐतिहासिक भेदभाव का क्या होगा। और पुणे में तीसरा सवाल सामने आता है, महिला की स्वतंत्रता कौन तय करेगा। इन तीनों को एक साथ रखिए, तब भारतीय राजनीति का एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या जन्म व्यक्ति की नियति तय करेगा, जाति, लिंग, परिवार, या व्यक्ति स्वयं अपनी पहचान और भविष्य तय करेगा। यहीं से राहुल गांधी की राजनीति का संभावित वैचारिक ढांचा दिखाई देने लगता है। लेकिन खतरा भी है। राहुल गांधी के लिए यह राजनीति जितना अवसर है उतना जोखिम भी है। अगर वह मनुस्मृति की आलोचना को धर्म के खिलाफ लड़ाई बना देते हैं तो उनकी बात सीमित हो सकती है। अगर जाति जनगणना को केवल चुनावी गणित तक सीमित कर देते हैं तो सामाजिक न्याय का विमर्श कमजोर पड़ सकता है। अगर महिला अधिकार को केवल भाषणों तक रखते हैं और कांग्रेस के संगठन में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी नहीं बढ़ती तो सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल यह बताएंगे कि क्या गलत है, या यह भी बताएंगे कि सही व्यवस्था कैसी होगी। मनुस्मृति नहीं, संविधान का सवाल। राहुल गांधी की राजनीति यदि वास्तव में अपनी अलग वैचारिक पहचान बनाना चाहती है तो उसे एक स्पष्ट वैकल्पिक आधार चाहिए, और वह आधार हो सकता है संविधान, जो कि राहुल गांधी इस पे जोर देते हैं और बार बार संविधान की बात करते ही है। मनुष्य का मूल्य जन्म से नहीं, महिला की स्वतंत्रता संबंधों से नहीं, नागरिक का अधिकार जाति से नहीं, अवसर केवल विरासत से नहीं, और सत्ता केवल कुछ समूहों के लिए नहीं, बल्कि समान नागरिकता, समान सम्मान, समान अवसर। और जहां इतिहास ने असमानता पैदा की है वहां उसे दूर करने के लिए विशेष उपाय। यही सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता के बीच का पुल है। क्या राहुल गांधी विचार के नेता बन सकते हैं? मूल सवाल यही है, क्या राहुल गांधी वास्तव में विचार के नेता बन रहे हैं? इस पर मेरा उत्तर होगा, संकेत स्पष्ट हैं लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि विचार का नेता वह नहीं होता जो एक भाषण में बड़ा विचार बोल दे। विचार का नेता वह होता है जो एक विचार को वर्षों तक लगातार आगे ले जाए, उसे संगठन में उतारे, नीति में बदले, अपने ऊपर भी लागू करे और विरोध के बावजूद उस पर कायम रहे।
राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में एक राजनीतिक दिशा जरूर बनाई है। पुणे का कार्यक्रम उसमें एक महत्वपूर्ण विस्तार दिखाई देता है। राहुल गांधी की नई राजनीतिक पहचान क्या है? जाति, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता। पहले सवाल था किसकी कितनी हिस्सेदारी। अब सवाल जुड़ रहा है किसे अपने जीवन पर कितना अधिकार। और इन दोनों के बीच एक साझा विचार है, गरिमा। दलित की गरिमा, पिछड़ों की गरिमा, महिला की गरिमा, गरीब की गरिमा और अंततः हर नागरिक की गरिमा। यदि राहुल गांधी इस विचार को आगे ले जाते हैं तो उनकी राजनीति को केवल मोदी विरोध या कांग्रेस की वापसी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। तब यह सवाल होगा, राहुल गांधी भारत के सामाजिक ढांचे को किस दिशा में बदलना चाहते हैं? सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। पुणे में युवतियों के सामने खड़े राहुल गांधी ने एक बात कही, महिला स्वयं की है। इस एक वाक्य को अगर उनके पिछले 2 वर्षों की राजनीति के साथ रखकर देखें तो इसका अर्थ बड़ा हो जाता है, क्योंकि यही राजनीति जाति से कहती है तुम्हारा जन्म तुम्हारी सीमा नहीं है, महिला से कहती है तुम्हारा लिंग तुम्हारी सीमा नहीं है, गरीब से कहती है तुम्हारी गरीबी तुम्हारे बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकती, और नागरिक से कहती है तुम्हारा अधिकार किसी सत्ता की कृपा नहीं संविधान से आता है। यही राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। राहुल गांधी के पास विरासत है, नाम है, राजनीतिक इतिहास है, परिवार की पहचान है, लेकिन विरासत नेता बना सकती है, विचार नेता की अपनी पहचान बनाता है। पुणे का कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि वहां राहुल गांधी ने केवल यह नहीं कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उन्होंने सवाल उठाया महिला आखिर किसकी है और जवाब दिया वह स्वयं की है। यही जवाब अगर जाति, वर्ग, लिंग और सामाजिक पहचान के हर प्रश्न तक पहुंचता है तो राहुल गांधी की राजनीति का एक नया अर्थ निकल सकता है। तब शायद आने वाले वर्षों में राहुल गांधी को केवल इस सवाल से नहीं परखा जाएगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकते हैं, बल्कि इस सवाल से भी परखा जाएगा क्या वह भारतीय राजनीति को एक नया विचार दे सकते हैं। और शायद यही वह यात्रा है जिसमें विरासत का नेता धीरे धीरे विचार का नेता बनता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मित्रों को दिखाइए, बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी।